नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नोएडा एक्सप्रेसवे पर अब गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यदि कोई व्यक्ति नोएडा एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में वाहन चलाता है तो उसे केवल चालान ही नहीं मिलेगा बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ये कदम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उठाया गया है ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और गलत दिशा में गाड़ी चलाने की आदत को रोका जा सके। नोएडा एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने को लेकर अब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी लक्ष्मण यादव ने जानकारी दी है कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा गया है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं, खासकर जब लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं। यही वजह है कि इस नई व्यवस्था के तहत उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो गलत दिशा में वाहन चलाते हैं। महाराष्ट्र सरकार में इन दिनों हलचल मची हुई जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफा देने की मांग की। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब धनंजय मुंडे के खिलाफ विवादों की झड़ी लगी और उनके नाम को बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले से जोड़ा गया। मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई, खासकर जब उनकी पहली पत्नी करुणा मुंडे ने दावा किया कि वो सोमवार से पहले बजट सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा दे देंगे। और करुणा मुंडे ने यह भी कहा था कि अजीत पवार ने 2 दिन पहले उनका इस्तीफा लिया था और धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी मंत्री मुंडे से इस्तीफा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ लिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी सरकारों पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं और धार्मिक मामलों में पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की कार्रवाई पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। इस मुद्दे पर मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना भारी पड़ गया। उनके इस बयान के बाद जो हाईकोर्ट शिवसेना ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही। महाराष्ट्र में हुए इस विवाद की शुरुआत अबू आजमी के एक बयान से हुई। अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर बनवाए और वो क्रूर नहीं था। जितना मैंने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, उसने कभी भी सार्वजनिक धन का उपयोग खुद के लिए नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उसका शासन बर्मा तक फैला था और उस समय तक हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। आजमी ने औरंगजेब को एक महान प्रशासक भी करार दिया और ये भी कहा कि औरंगजेब की सेना में कोई हिंदू कमांडर थे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। ये घटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से कुछ ही दूरी पर हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेन के S4 बोगी के कपलिंग के टूटने के कारण यह हादसा हुआ। नंदन कानन एक्सप्रेस जो दिल्ली के आनंद विहार से उड़ीसा के पुरी जा रही थी, अचानक 2 हिस्सों में बढ़ गई, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये घटना उस समय हुई जब नंदन कानन एक्सप्रेस ने DDU जंक्शन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जानकारी के अनुसार ट्रेन के S4 बोगी के कपलिंग के टूटने के बाद ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। कपलिंग टूटने से दोनों हिस्सों के बीच की जोड़ी टूट गई और दोनों हिस्से अलग हो गए। इसके कारण ट्रेन में सवार यात्री काफी घबरा गए और वो अफरा तफरी का माहौल बन गया। गुजरात ATS और पलवल STF की संयुक्त कार्रवाई में रविवार को फरीदाबाद से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकवादी का नाम अब्दुल रहमान और उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। जांच में अब्दुल रहमान ने खुलासा किया कि उसका टारगेट राम मंदिर था और उसे इस हमले की साजिश वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर सिखाई गई थी। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का निवासी है। प्रारंभिक जाँच में पता चला कि वो एक सामान्य दुकानदार था और केवल 10वीं तक की पढ़ाई की थी। आरोपी ने खुलासा किया कि वो फरीदाबाद अपनी ट्रेन से आया था, जहाँ उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2 हैंड ग्रेनेड दिए। इसके बाद उसे फरीदाबाद में ही ठहरने को कहा गया। जांच में ये भी सामने आया कि अब्दुल रहमान को आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाता था और वो वीडियो कॉल के माध्यम से ही ट्रेनिंग लेता था।
बॉलीवुड में शादी, तलाक और अफेयर की कहानियां तो अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई बातें हैं जिन्हें लोग छुपाते हैं। वो डरते हैं कि अगर ये चीज़ बाहर आई तो उनके इमेज पर असर पड़ेगा, फिर उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाएंगे। इस डर से के कारण वो अपने दिल की बात नहीं कह पाते। लेकिन एक एक्ट्रेस ने अपनी एक ऐसी कहानी दुनिया के सामने रखी जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री कुबरा सईद है, जिन्होंने अपनी किताब ओपन बुक में इस दर्दनाक अनुभव को शेयर किया। उन्होंने इस बारे में एक इंटरव्यू में और भी खुलकर बात की। कुबरा ने बताया कि कैसे उन्हें एक नाइट स्टैंड के बाद प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर अकेले गर्भपात करवाने का फैसला लिया था। भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर में से एक आशीष चंचलानी ने आखिरकार उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी जिसमें वो इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान शामिल हुए। इस विवाद के बाद आशीष चंचलानी सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। अब लगभग 15 दिनों के बाद उन्होंने एक भावुक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों से प्रार्थना करने और उनका समर्थन करने की अपील की। आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैंने आपके सभी मैसेज पढ़े और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि बाहर क्या हो रहा है। शुरू में मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए आपसे बात करूंगा, लेकिन अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम इस स्थिति का सामना करेंगे। हम इस कठिन समय को पार करेंगे और इससे कुछ नया सीखेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मार्च को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की टीम लगातार 3 मैचों में जीत हासिल करने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची। अब भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा की टीम को मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम से जूझना होगा, जो आसान नहीं होगा। रोहित शर्मा के साथ साथ भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। दिलचस्प बात यह कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच 4 मार्च को खेला जाएगा और अगले ही दिन यानी 5 मार्च को सचिन तेंदुलकर की टीम इंडिया मास्टर्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स से होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर्स होंगे। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुकी अभिनेता वीर पहाड़िया ने अपनी फिल्म में स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में फिल्म के डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष है और इसकी उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते वीर ने ट्रोलिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी, इसका किस तरह का फायदा हो सकते हैं। वीर पहाड़िया ने हाल ही में इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 4 टीमें रंग गाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि इन 4 टीमों के बीच 2015 में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं वही एक्ट्रेस की श्रेणी में गया हूँ जिन्हें ट्रोल किया जाता है। पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अगर मैं खुद भी अजीब करता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। मैंने ये भी कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ गई और स्टेडियम में खेला जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।